हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल गौरव मिश्रा पे। और बच्चों, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं टारगेट 35। टारगेट 35 सीरीज आपको 35 आउट ऑफ 35 दिलाने के लिए डेडिकेटेड सीरीज है। तो इसके सारे वीडियो देखते रहिए। इसमें हम आपको हर चैप्टर के अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन दे रहे हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मैं देख रहा हूँ बच्चों कि हमारी सीरीज को देखने वाले बच्चे ज़्यादातर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि हमको भी एक मोटिवेशन मिलता रहे कि हम सही काम कर रहे हैं और इससे किसी का फ़ायदा भी हो रहा है। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए बच्चों, टारगेट 35 सीरीज में अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस तक पढ़ लिया है। मीन्स हम लोग टारगेट 35 सीरीज के 6 वीडियो पढ़ चुके हैं। आज 7वीं वीडियो है और इसमें हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के। तो चलिए बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहला क्वेश्चन लगाते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यह है कि द डायमेंशंस ऑफ अ ब्लॉक आर 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। इफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल इज 3 इंटू 10 टू द पावर -7 ओम मीटर, then the resistance between the opposite rectangular faces is। तो देखिए बच्चों, हमको क्या दिया है कि एक ऐसा रेक्टेंगुलर कोई ब्लॉक है, ठीक है, जैसे इस टाइप का मान लीजिए, जिसका ये सरफेस जो है वो क्या है, स्क्वायर है, ऐसा मान लीजिए, और ये ऐसे लंबा लंबा ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। हमसे कहा गया इसका रेजिस्टेंस फाइंड कीजिए। रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना है, जबकि हमको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिया है 3 इंटू 10 की पावर -7 ओम मीटर। और हमसे कहा जो रेजिस्टेंस फाइंड कीजिए वो कैसे फाइंड कीजिए, ये अलोंग द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, मतलब ऐसे यहाँ से यहाँ का रेजिस्टेंस बताना है। ध्यान रखना, ये रेजिस्टेंस नहीं बताना, ये रेजिस्टेंस बताना, यहाँ से यहाँ का ऐसे। तो बच्चों, इसका रेजिस्टेंस कैसे बताएंगे? तो R इक्वल टू रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है, यहाँ पे लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ वायर। ये होता है R इक्वल टू रो एल अपान ए। ए होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जैसे ऐसे रखा हुआ, अब यहाँ से इस एरिया तक का रेजिस्टेंस चाहिए, तो बच्चों ये एरिया काउंट हो जाएगा। तो एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ देखो 100 और ब्रेथ कितनी है 1 सेंटीमीटर, देखो 1 सेंटीमीटर है। तो एरिया यहाँ पे काउंट होगा, एरिया लेंगे 100 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसको हम चेंज करके लिख सकते हैं 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर, क्योंकि पता है ना सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 पावर यहाँ से प्लस वाली -4 को ख़त्म करेगी, मतलब ये आ जाएगा 100 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। 2 पावर कम हुई तो क्या बचा, 10 की पावर -2 स्क्वायर बचा। बच्चों, लेंथ कितनी लेंगे, देखो ये तो एरिया हो गया, तो लेंथ बची ये वाली। अब ये डिस्टेंस कितनी, देखो ये डिस्टेंस कितनी है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो लेंथ लेंगे वो कितनी लेंगे, वो लेंगे 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी कह देते अगर बाई चांस कि फाइंड द रेजिस्टेंस अक्रॉस द स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, तो फिर हम यहाँ से यहाँ का लेते तो फिर ये एरिया हो जाता और ये लेंथ हो जाती। इस तरीके से कैसे इसको सॉल्व करना है। तो ए और एल मिल गया, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो आर बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से देखिए, तो आर बराबर क्या होता है, रो एल अपान ए। आर इक्वल टू रो कितना दिया है 3 इंटू 10 की पावर -7। एल कितना है 1 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करो 10 की पावर -2 मीटर, तो 10 की पावर -2 मीटर अपान ए, एरिया कितना है 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। तो आर कितना आ जाएगा यहाँ से, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 3 इंटू 10 की पावर -7 ओम। सो द रेजिस्टेंस ऑफ वायर अक्रॉस द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इज 3 इंटू 10 टू द पावर -7 ओम। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, टारगेट 35 सीरीज में करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन नंबर 2 यह है कि द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टिंग वायर कैरिंग अ करंट I इज V।
इफ इन अ वायर ऑफ सेम मेटल बट ऑफ डबल रेडियस एंड करंट विल बी 2I, then the drift velocity of the electron will be okay। तो देखिए बच्चों, हमसे क्या कहा जा रहा है कि एक वायर है, ठीक है, ऐसा कोई वायर है, देखो बच्चों ये एक वायर जिसका एरिया A है, ऐसा मान लेते हैं, मतलब इसकी रेडियस को R मान लेते हैं, तो एरिया क्या हो जाएगा पाई R स्क्वायर, ठीक है। कह रहे हैं इसमें I करंट फ्लो होती है, तब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है V। आपको पता होगा करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेशन क्या होता है, I इक्वल टू NEAVD। करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलेशन क्या होता है, I इक्वल टू NEAVD। इसका मतलब इनिशियल कंडीशन के लिए देखो, करंट को I1 मान लेंगे, एरिया को A1 मान लेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को VD1 मान लेंगे, तो I1 बराबर क्या बचेगा हमारे पास, I1 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो I NEA, ए की जगह क्या आएगा, देखो पाई R स्क्वायर, VD1 की जगह क्या आ गया V। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हमसे कह रहे हैं कि कोई दूसरा वायर हमको लेना है जिसकी रेडियस 2R हो। तो बच्चों अगर रेडियस 2R होगी तो उसका एरिया कितने टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स। क्यों, रेडियस 2R, तो देखो एरिया क्या बनेगा फाइनल वाला, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर होता ना, तो बाद में 2R रेडियस हो गई, तो ये आ जाएगा 4 पाई R स्क्वायर, मतलब पहले के एरिया का देखो 4 टाइम्स, ठीक है। कह रहे इसमें करंट कितनी फ्लो होती है, I2, पहले कितनी फ्लो होती थी I1, और I2 हमको दिया है 2I। हमसे करें अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी, तो पहले इसकी इक्वेशन बना लो। तो भाई I2 की इक्वेशन क्या बनेगी, NEA2VD2। अब आप सोचेंगे N क्यों नहीं चेंज हुआ, N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब, और उन्होंने कहा मटेरियल सेम है, तो N डिपेंड करता है मटेरियल पे, तो मटेरियल जब सेम है तो N वही रहेगा। E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, वो तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, मीन्स जो चेंज हुआ उसको हमने चेंज कर लिया, बाकी ये दोनों चीज़ें क्या रहेंगी, कांस्टेंट। अब वैल्यू पुट कीजिए, I2 की जगह क्या आएगा बच्चों 2I, NEA, A की जगह क्या है देखो 4 पाई R स्क्वायर, A की जगह 4 पाई R स्क्वायर, और VD2 हमको फाइंड करना है, इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट में सेकंड से डिवाइड कर दीजिए, तो सोचिए क्या मिलेगा, इधर है देखो I और नीचे क्या आएगा 2I, उधर है NE पाई R स्क्वायर V, और नीचे क्या आएगा बच्चों NE 4 पाई R स्क्वायर VD2। क्या आएगा, इसको जरा सॉल्व करते हैं। देखिए I से I कैंसिल होगा, N से N गया, E से E गया, पाई से पाई, और R स्क्वायर से R स्क्वायर। इधर क्या बचा 1/2, उधर क्या बचा 1/4 VD2। VD2 और ऊपर है V, क्रॉस मल्टीप्लाई VD2 4VD2 इज इक्वल टू 2V। या हम कह सकते हैं कि VD2 कितना आएगा, यह आएगा 2V/4, मतलब VD2 इज इक्वल टू V/2। इसका मतलब जो सेकंड केस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी, पहले की वेलोसिटी की आधी आएगी। सो V/2 ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो बच्चों अब हम लोग टारगेट 35 सीरीज का करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 यह है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD वेरीज विद द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज पर द रिलेशन A VD is proportional to E, B VD is proportional to 1/E, C VD is equal to constant, and D VD is proportional to E square। ओके, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी वायर में, ठीक है, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, मतलब एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव से जोड़ते हैं, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कोलिजन करते करते इधर उधर क्या करते हैं, कोलिजन करते हैं, और करते करते पॉजिटिव इंड की तरफ शिफ्ट होते हैं। ये तो आपको पता है,
ठीक है। और आपको ये पता है कि जो Vd होता है, मतलब जो शिफ्ट होने की वेलोसिटी होती है Vd, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला जो होता है वो किसके बराबर होता है? वो होता है Vd बराबर a टाउ के, जहाँ पर a होता है एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन और टाउ होता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम। अब आप सोचेंगे रिलैक्सेशन टाइम क्या है? तो जब यहाँ इलेक्ट्रॉन आपको होता है ना, बहुत ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, सब आपस में कोलिजन करते हैं, कुछ एटम्स में कोलिजन करते हैं, कोलिजन करते करते आगे बढ़ते हैं, तो दो लगातार कोलिजन के बीच में, दो कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन के बीच में जो टाइम लगता है उस टाइम को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। मतलब एक इलेक्ट्रॉन ने यहाँ कोलिजन किया, फिर यहाँ कोलिजन किया, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगा उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। और जो इस दो कोलिजन के बीच में डिस्टेंस चलता है, ठीक है, उसको डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं मीन फ्री पाथ। खैर, तो रिलैक्सेशन टाइम टाउ हो गया। अब आपको पता है एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? भाई ए क्या है? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन होता किसके बराबर है, जरा सोचिए। तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? एक्सेलरेशन बराबर होता है फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना है जो इलेक्ट्रॉन को इधर की तरफ लाएगा? तो अगर आपने यहाँ पे V पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है तो यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाती है अंदर। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है? E। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा? फोर्स। फोर्स का मतलब QE फार्मूला होता है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में? EE अपॉन M। ठीक है, इसका मतलब A बराबर ये आ गया, तो यहाँ पे अगर पुट कर दें तो VD बराबर क्या आ जाता है? VD बराबर हो जाता है EE अपॉन M टाउ। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है किस पर? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर। सो VD डिपेंड्स ऑन E। सो ऑप्शन A विल बी करेक्ट। तो इसमें दिए गए ऑप्शन में से A करेक्ट हो जाएगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। अब देखिए बच्चों, टारगेट 35 सीरीज का करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन नंबर 4 यह है कि 2 wires of same material have length L and 2L and cross-sectional areas 4A and A respectively. The ratio of their specific resistance would be। तो देखिए बच्चों, हमसे क्या कह रहे हैं कि दो वायर हैं सेम मटेरियल के हैं। एक का एरिया 4A है जबकि दूसरे का एरिया कितना है? A है। पहले की लेंथ L है और दूसरे की लेंथ 2L है। हमसे कह रहे हैं कि इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। तो देखिए बच्चों, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, वैसे तो आप एक फार्मूला पढ़ते हो RA अपॉन L, बट R का एक और फार्मूला होता है। R इक्वल टू क्या होता है? मेन फार्मूला ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ। जब ओम्स लॉ की आपने प्रूविंग की होगी इलेक्ट्रॉनिक मॉडल के बेसिस पे, तो ये आता है। ये अगर यहाँ पे रख दें तो रो बराबर क्या आ जाएगा? देखो, ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ इंटू A अपॉन L। यहाँ से बच्चों देखोगे तो A से A कैंसिल, L से L कैंसिल, मीन्स रो इज इक्वल टू आ गया M अपान NE स्क्वायर टाउ। इसका मतलब जो रो है यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ये ना तो एरिया पे डिपेंड करता है ना तो ये लेंथ पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ओनली एट मटेरियल एंड टेम्परेचर। बट क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों का मटेरियल क्या है? सेम है। इसीलिए रो ना तो L पे डिपेंड करेगा और ना तो A पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट भी कह सकते थे कि रो इज इक्वल टू RA/L जरूर है, बट रो ना तो डिपेंड करता है A पर ना तो L पर। ये केवल किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल और टेम्परेचर पे। मटेरियल दोनों का क्या है? सेम। टेम्परेचर भी सेम मान चलते हैं क्योंकि उसके बारे में कुछ कहा नहीं है, तो इसीलिए इन दोनों का जो रो होगा वो क्या होगा? सेम होगा। इसका मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? 1:1 होगा।
सो द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज 1:1। तो यहाँ से हमको पता चला कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एरिया और लेंथ यानी कि शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करता। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, टारगेट 35 सीरीज का करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन नंबर 5 यह है कि अ करंट इज पास्ड बाय अ बैटरी ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज थ्रू द जर्मेनियम वायर एट रूम टेम्परेचर। नाउ द टेम्परेचर ऑफ द जर्मेनियम वायर इज डिक्रीज्ड, द रीडिंग ऑफ अ मीटर विल बी A increase, B decrease, C remains unchanged, D increase and decrease alternatively। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में गिवन है हमको कि एक जर्मेनियम वायर है और साथ में ऐसे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ए अमीटर लगा हुआ है और ये बैटरी लगी हुई है। ठीक है, हमसे कह रहे हैं कि टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डिक्रीज कर देते हैं। अब आपको पता होगा कि जो जर्मेनियम है वो है क्या? तो जर्मेनियम इज ए सेमी कंडक्टर। ये क्या लगा हुआ है बच्चों? सेमी कंडक्टर लगा हुआ। ठीक है, और हमसे कह रहे हैं कि जर्मेनियम का अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर देते हैं तो यहां जो करंट है इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमको आई के बारे में सोचना है। तो देखिए, जनरली तो आई इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे? ई अपान आर। भाई करंट इक्वल टू वोल्टेज अपान रेजिस्टेंस। बट है क्या कि जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो देखिए, आपको पता होना चाहिए टेम्परेचर के डिक्रीज करने पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो होता है वो डिक्रीज होता है, जबकि सेमी कंडक्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। ध्यान रखिएगा क्या कि अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, ठीक है, टेम्परेचर को क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं, तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर वो भी डिक्रीज हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। जबकि रेजिस्टेंस ऑफ सेमी कंडक्टर वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो R जो कंडक्टर का होता है वो क्या होता है? वो डिक्रीज होता है, और जो सेमी कंडक्टर का है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो बच्चों यहां पे जब टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो क्या लगा हुआ है? सेमी कंडक्टर। तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? यहाँ पे देखो, रेजिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। अब सोचो, I इज इक्वल टू क्या है? E अपान आर। तो R की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो जब ये वैल्यू बढ़ेगी तो I की वैल्यू क्या होगी? घटेगी। इसका मतलब I की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो यहां से ये पता चलेगा कि जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो जर्मेनियम का रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर घटाने पे रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ता है, और रेजिस्टेंस के बढ़ने से करंट सर्किट की क्या होगी? डिक्रीज। टारगेट 35 सीरीज का करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन नंबर 6 यह है कि द इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर वेरीज विद टाइम t एज I इज इक्वल टू 2t प्लस 3t स्क्वायर, where I is in ampere and t in seconds. Electric charge flowing through a section of conductor during t is equal to 2 second to t is equal to 3 second is A 10 coulomb, B 24 coulomb, C 33 coulomb and D 44 coulomb। बच्चों तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन हमको दिया है कि किसी कंडक्टर में करंट कितनी फ्लो हो रही है? 2t प्लस 3t स्क्वायर, मीन्स टाइम के साथ साथ करंट चेंज हो रही लगातार। ठीक है, हमसे कहा गया Q की वैल्यू बताइए ड्यूरिंग t इज इक्वल टू 2 टू t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो हमें Q चाहिए। अब बच्चों आपको पता है करंट का Q से क्या रिलेशन होता है? तो I इज इक्वल टू क्या होता है? dq अपान dt। यहाँ इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करंट लगातार चेंज हो रही है, तो किसी पर्टिकुलर टाइम t पे करंट ले ली गई, तो I इक्वल टू क्या हो गया? dq अपान dt। हमको तो भाई Q चाहिए, तो पहले dq निकालो यहाँ से। dq कितना आएगा? I dt। ठीक है,
तो डी क्यू इज इक्वल टू आ गया आई की वैल्यू देखो 2t प्लस 3t स्क्वायर इंटू डी टी। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे क्योंकि क्यू चाहिए 2 से 3 सेकंड के लिए, तो इसको क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे इस इक्वेशन को। यहां लिखेंगे ऑन इंटीग्रेशन ठीक है। इंटीग्रेट करने पर बच्चों क्यू क्या मिलेगा यहां से, क्यू बराबर, ये तो क्यू आ गया इंटीग्रेट हो गए, यहां पे क्या बचेगा देखो, इंटीग्रेट करो कहां से कहां तक, 2 से 3, 2t प्लस 3t स्क्वायर dt। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं बच्चों। अब क्या होगा देखो, तो q इज इक्वल टू आ जाएगा 2 और t का इंटीग्रेशन कितना होगा देखो, t का इंटीग्रेशन होता है t स्क्वायर बाई 2। क्यों, क्योंकि आपको पता है ना t की पावर अगर n है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, t की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। ठीक है, इसका मतलब देखो t की पावर क्या है 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो t की पावर 1 प्लस 1 मतलब 2 अपान 2 प्लस 3 इंटू टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा बच्चों, 3 तो कांस्टेंट है, 3 का नहीं होगा, टी स्क्वायर का क्या आएगा, जो पावर है उसमें 1 ऐड कर दो, तो t की पावर 2 प्लस 1 मतलब 3, और जो पावर बनेगी उसी से डिवाइड कर दो मतलब अपान में 3। कहां से कहां तक लिमिट है ये लिख देंगे, तो ये है बच्चों 2 से 3 तक। ठीक है, 2 से 3 तक। अब बच्चों क्या करेंगे देखिए, अब हम यहां पे लिखेंगे q इज इक्वल टू, देखो ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, तो क्या बचा टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब, और लिमिट कहां से कहां तक 2 से 3, तो q बराबर क्या बचेगा अपर लिमिट, तो बच्चों 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट मतलब t की जगह हर जगह 2 रख दो, तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, सॉरी प्लस 2 का क्यूब। देखो अपर लिमिट हर जगह, फिर लोअर लिमिट माइनस में। अब इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, तो ये आएगा q इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो बच्चों तो ये आएगा 9 प्लस 27 माइनस यहाँ पे बचेगा 4 प्लस 2 की पावर 3 मतलब 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 8। क्यू इक्वल टू क्या बचेगा ये 36 माइनस 12, तो क्यू इक्वल टू बचेगा 24 कूलाम। सो द चार्ज फ्लो इन ड्यूरिंग t इक्वल टू 2 टू t इक्वल टू 3 सेकेंड इज 24 कूलाम। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों अब देखते हैं टारगेट 35 सीरीज का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यह है कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन अकाउंट ऑफ ए डिक्रीज इन फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बी डिक्रीज इन रिलैक्सेशन टाइम, सी इंक्रीज इन मीन फ्री पाथ एंड डी इंक्रीज इन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए बच्चों, हमसे कहा जा रहा है कि जो रेजिस्टेंस है किसी कंडक्टर का वो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, बढ़ता है। इसका मतलब जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, किसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, कंडक्टर का। किसका इंक्रीज होता है बच्चों, कंडक्टर का। बात ये कही जा रही है कि ऐसा क्यों होता है। तो भाई आपको पता है R इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर क्या होता है, ml अपान एनी स्क्वायर ए टाउ। रेजिस्टेंस का फाइनल फार्मूला होता है R इज इक्वल टू ml अपान एनी स्क्वायर ए टाउ, जहाँ पर m क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, l क्या है लेंथ ऑफ द वायर, n क्या है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, e क्या है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, a क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड टाउ क्या है रिलैक्सेशन टाइम। बच्चों जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो होता क्या है, तो बच्चों जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम है क्या, दो लगातार कोलिजन के बीच लगे टाइम को क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम।
जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो रैंडम वेलोसिटी बढ़ गई, रैंडम वेलोसिटी के बढ़ने से वो जल्दी जल्दी टकराएंगे इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब उनका जो टाउ है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से जो टाउ है वो डिक्रीज होगा और यही वजह है कि उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम टाउ डिक्रीज हो जाता है। इसका मतलब दिए गए ऑप्शन में से बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।